इधर सुनो, लंच तक पड़ेगा ना, लंच के बाद तक भी पड़ेगा। हाँ सुनो, जैसे न्यूट्रिएंट्स, देखो इधर सुनो, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व कई प्रकार का, 5 प्रकार का, पढ़े है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तुम अगर दिमाग लगाओगे ना, अगर तुम दिमाग लगाने की कोशिश करो, तुम अच्छा खासा लिख के आ जाओगे। इसका यूज करो, क्रिएटिव माइंड का यूज करोगे तब। बताओ कैसे। न्यूट्रिशन के बारे में पूछा है, तुम मानो तुम कार्बोहाइड्रेट नहीं जानता, प्रोटीन नहीं पढ़े हो, लेकिन हम तुमको मिनरल्स के बारे में अच्छा से पढ़ाया। सोडियम आयन के बारे में कितना अमाउंट होता, पोटेशियम आयन के बारे में पढ़ाया, कैल्शियम का कितना अमाउंट होता, बढ़ेगा तो घटेगा तो ECG में क्या चेंजेज होगा, GIT पर क्या चेंजेज होगा, पढ़ाए हुआ है। अगर तुम रिकॉल कर लोगे तुमको कितना हेल्प होगा एग्जाम में, नहीं होगा। फिर सुनो, फिर फॉस्फोरस PO4 3-, फिर क्लोरीन, पढ़ाया हुआ है या नहीं। सबसे पहले तुम सबका नॉर्मल अमाउंट लिख दोगे, पेज भरेगा। किसका क्या काम होता, कौन सा आयन का पेज भर सकता है, लेकिन तुम ऐसा करोगे। सोडियम का अमाउंट 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम का 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम का 8 से 10 मिलीग्राम पर DL, फॉस्फोरस का कितना 2.7 से 4.8, क्लोरीन का 97 से 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पढ़े है ना। और हम लिख सकते, सबका फंक्शन लिख सकते हैं। कैल्शियम आयन बढ़ने पर हाइपरकैल्सीमिया, घटने पर हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में ECG में कौन कौन सा चेंजेज होता है पढ़ के रखे हुए हैं। हाइपरकैल्सीमिया जब भी होगा तो शॉर्ट ST एंड QT सेगमेंट होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पढ़े है ना। हाँ, कैल्शियम जब कम होगा तो हार्ट बीट घटेगा, प्रोलॉन्ग्ड ST एंड QT सेगमेंट होगा, पढ़ के रखे हुए। पोटेशियम बढ़ने पर हाइपरकैलेमिया, घटने पर हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम बढ़ेगा, हाइपरकैलेमिया, क्या क्या घटना घटेगा हाइपरकैलेमिया का कंडीशन में भी पढ़े हुए हैं। जैसे पीक TBAF, हाइपरकैलेमिया पीक TBAF, वाइट QRS कॉम्प्लेक्स, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, पढ़े है ना। जबकि हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल कम होने में फ्लैट TBAF, इन्वर्टेड TBAF, पढ़ के रखे हुए नहीं। देखो विटामिन, तुम विटामिन में जानबे करते हो, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होगा, दूसरा विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, होगा कि नहीं। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन होगा, A D E K। वाटर सोल्यूबल में विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। यहाँ अब तुम यहाँ से तुम बात को बढ़ा सकते हो अपना दिमाग का यूज करके। फैट सोल्यूबल मतलब फैट में घुल जाएगा, वाटर सोल्यूबल वाटर में घुल जाएगा, समझ रहे हो। वाटर सोल्यूबल जब वाटर में घुल जाएगा तो मतलब जिस सब्जी में वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, अगर हम उस सब्जी को धोए, छीलने के बाद, काटने के बाद धोए तो विटामिन चले जाएगा। गलत कि सही? उसको भी इंग्लिश में लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना। इसीलिए सब्जी को, फल को काटने से पहले धोते हैं, ना कि काटने के बाद धोते हैं। काटने के बाद अगर धोएंगे तो वाटर सोल्यूबल विटामिन वाटर के साथ वो बाहर चले जाएगा। जैसे अब तुम इसका केमिकल नाम याद रख सकते हो, क्या क्या काम होता है याद रख सकते हो, बात को बढ़ा सकते हो। विटामिन A रेटिनॉल केमिकल नाम होता, आँख के लिए इम्पोर्टेंस होता है विटामिन A, समझ रहे हो ना। विजन ऑफ आई के लिए जिम्मेदार विटामिन D, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं ना। विटामिन D का फंक्शन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो बोन के लिए, मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसेंशियल होगा। विटामिन D का सोर्स
नेचुरल सोर्स सनलाइट होता, सूरज का प्रकाश नेचुरल सोर्स विटामिन डी का होगा, जबकि इसका बॉडी में सोर्स विटामिन डी को सिंथेसिस करने में स्किन का रोल होता, लीवर का भी रोल होता और किडनी का भी रोल होता है ना। हाँ, अब सुनो, विटामिन ई जिसको हम केमिकल नाम बोलते हैं टोकोफेरोल, क्या बोलेंगे, टोकोफेरोल, समझ रहे हो ना। इसका मेन काम क्या, इसको हम दूसरे नाम में इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, इसको फिर तीसरे नाम में एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। किसको, विटामिन ई को। विटामिन ई मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से मेल में स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो विटामिन ई मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को ज़्यादा कराएगा, शुक्राणु जनन को ज़्यादा कराएगा, कौन, विटामिन ई। तो अगर विटामिन ई का कमी हुआ तो स्पर्म का कमी, सेमन का कमी, किसके कमी से, विटामिन ई के कमी से। गौर कर, मैक्सिमम मेल अगर जो विटामिन ई का सेवन करेगा, 2 रोज तुम विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है इबियन 400 mg इबियन होता है ना, तुम 2 रोज विटामिन ई का कैप्सूल तुम खाओ, 2 रोज 3 रोज चाहो, उसके बाद अगर जिस भी वजह से सीमन इजाकुलेट होगा, जिस भी वजह से, चाहे नेचुरल मेथड से हो चाहे आर्टिफिशियल मेथड से हो, जिस भी मेथड से अगर सेमन इजाकुलेट होगा, तुम गौर करना सेमन गाढ़ा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल, सेमन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, समझ रहे हो ना। ऐसे भी नेचुरल तरीके से तुम दिमाग लगा सकते हो कि विटामिन ई से सेमन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, वीर्य बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, मतलब ये इंडिकेट करता है कि विटामिन ई सेमन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये प्रैक्टिकल सही था, प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल सही था। हाँ, अब विटामिन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाँ, फाइलोक्विनोल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, विटामिन के को फाइलोक्विनोल, समझ रहे हो ना। कहाँ से ये कहाँ है, विटामिन के जो होगा नेचुरल सोर्स के साथ साथ बॉडी में गट से सिंथेसिस होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में गट का बैक्टीरिया विटामिन के को क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। विटामिन के मदद से क्लोटिंग फैक्टर को क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर को बनाने के लिए जिम्मेदार होगा, मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार होता है, बड़े है ना। तो इस प्रकार हम इंग्लिश में लिख करके आगे जा सकते हैं ना। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पड़े हैं बहुत सारा विटामिन होता है, विटामिन B1, फिर B2, फिर B3, फिर B5, फिर B6, फिर B7, फिर B9, फिर B12। सबका केमिकल नाम याद रखना। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो तुम भाई बैकफुट पे हो। फिर विटामिन सी, केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मेन काम। विटामिन सी बताओ, विटामिन सी का काम वुंड हीलिंग में क्या करेगा, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। कौन, विटामिन सी। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, याद रखना, एंटीऑक्सीडेंट। अब सुनो, जब बात खुल गया तो लिख समझ ही लो, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। मेरा बात सुनो, मेरा बॉडी में डाइजेशन के परिणाम स्वरूप, मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, मेरा बॉडी में डाइजेशन के परिणाम स्वरूप, मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप टॉक्सिक मटेरियल बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, समझ लो ना। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में पानी सेवन किए तो वो फ्री रेडिकल यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएगा, लेकिन फिर भी वो फ्री रेडिकल बहुत सारा बॉडी में बचा ही रह जाएगा। टॉक्सिक है फ्री रेडिकल, बॉडी में बचा ही रह जाएगा। अब वो फ्री रेडिकल बॉडी में बचा ही रह जाएगा तो बॉडी में सेल में जाएगा, सेल में जाएगा क्योंकि टॉक्सिक है तो सेल को डैमेज करेगा, सेल को डैमेज करेगा, सेल का ग्लेजिंग खत्म कर देगा, सेल में झुर्री ला देगा, जिसकी वजह से स्किन में झुर्री दिखेगा, स्किन का लाइट कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कौन,
कराएगा ये सब चीज़? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एक टॉक्सिक सब्सटेंस होगा जो बॉडी में बॉडी का सेल्स को नुकसान करता है, बॉडी का सेल को लाइटिंग को ख़त्म कर देगा, बॉडी का सेल का नेचुरल ग्लो को ख़त्म कर देगा। कौन? फ्री रेडिकल। जिसका बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा होगा ना तो उसका मुंह में पिंपल्स ज़्यादा निकलेगा, उसका मुंह में फुंसी ज़्यादा निकलेगा, उसको स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। गौर करना। इसीलिए तुम देखना जिसका थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना, सही तरीक़ा से डाइजेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, देखना उस मेल या उस फीमेल में फ्री रेडिकल का अमाउंट ज़्यादा होगा ना, जब डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो देखना उसका मुंह में पिंपल्स दिखने लग जाता है, बहुत सारा पिंपल्स दिखने लग जाएगा। मैंने बात समझ रहा हूँ ना। प्रॉपर अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट या वाटर का कंजम्पशन किया तो फ्री रेडिकल बॉडी से बाहर चले जाएगा और वो इंसान के लिए क्या हो जाएगा? फायदामंद हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो फ्री रेडिकल एक टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ जिसको बॉडी से निकालने के लिए वाटर का जरूरी और एंटीऑक्सीडेंट का जरूरी। किसका जरूरी? एंटीऑक्सीडेंट वो होगा जो किसको मारेगा? फ्री रेडिकल को मारेगा, मतलब नुकसानदेह सब्सटेंस को क्या करेगा? मारेगा। बात समझ रहे हो ना। अब एंटीऑक्सीडेंट अगर तुम खाओगे, एंटीऑक्सीडेंट अगर तुम खाओगे तुम्हारा बॉडी में किसका अमाउंट गिरेगा? फ्री रेडिकल का अमाउंट कम होगा। फ्री रेडिकल का अमाउंट कम होगा तो स्किन डैमेज कम होगा, बाल डैमेज कम होगा, रूसी कम होगा, फुंसी कम होगा, पिंपल्स कम होगा, बाल कम उखड़ेगा अगर फ्री रेडिकल का अमाउंट कम होगा बॉडी में। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ना, सबसे देखो विटामिन ई, ठीक, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन ए, ये तीनों विटामिन किसका काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट का। ये तीनों विटामिन काम करेगा। तो बोलेगा मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? विटामिन ई। विटामिन ई पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट। बात समझ रहे हो? अगर देखना, इसलिए विटामिन ई जो खाएगा तो उसका बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत कम होगा। होगा कि नहीं होगा रे? विटामिन ई कोई खाएगा तो उसका बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत कम बनेगा। जब उसका बॉडी में फ्री रेडिकल बहुत कम बनेगा तो उसका स्किन हमेशा ग्लो रहेगा। उसका स्किन ग्लो रहेगा तो भाई ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंस होगा ना। तो ये बात तुम याद रखना। अभी किसका देखो, किसका ये सब देखे? विटामिन का। विटामिन से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 101% क्वेश्चन आएगा ना। तुम्हारे पास जब लैंग्वेज नहीं है लिखने को, तुम न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो ना? नहीं कर सकते हो? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो तुम पढ़े हो अलग अलग चैप्टर में, फंडामेंटल में पढ़े हो ना। वाटर सोलेबल, फैट सोलेबल पढ़े हो, सबका फंक्शन लिख देना, सबका केमिकल नाम लिख देना, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन सा तो वो लिख लेना, और एक्स्ट्रा और भी पढ़ लेना, करके बच सकते हैं ना। देखो उसी प्रकार प्रोटीन प्रोटीन मिलकर किससे बनेगा? मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स जरूरी होगा? तो प्रोटीन। किससे मिलकर बनेगा? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर जान लेना, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ता कैसे जान लेना, दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कैसा होता है जान जाना है। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है याद रख लेना। एसेंशियल अमीनो एसिड कट होता है 10 ठो, नॉन एसेंशियल 10 ठो, तुमको याद रखना लेना। समझ रहे हो? देखो तो मेड अप अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा कौन? प्रोटीन। फैट ये किससे मिलकर बनेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल के बारे में जान लेना, फैटी एसिड के बारे में जान लेना, लिख बना करके फैट को एक्सप्लेन कर सकता है। नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री वाला रीजन को एक्सप्लेन करने में हमको हेल्प होगा। ये सब कंटेंट होगा या नहीं होगा? देखो फैट किससे किससे मिलकर बनेगा? ग्लिसरॉल सॉरी फैट, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनेगा कौन? फैट। बनेगा कि नहीं? फिर देखो कार्बोहाइड्रेट। हमारा बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी का बात जैसे आया तुम बात को बढ़ा के लिख सकते हो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी। लिख सकते हैं ना बात को, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट देखो बहुत सारा एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनेगा।
बहुत सारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से क्या बनेगा, फैट बनेगा। तो उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सिंपल फॉर्म में भी होगा, डबल फॉर्म में भी होगा और बहुत सारा फॉर्म में भी होगा। सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होगा, सिंपल फॉर्म जिसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड, बोलेंगे ना। सिंपल फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। इसको डबल फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड, बोलेंगे ना। और 2 से ज़्यादा फॉर्म में रहेगा तो हाँ 2 से ज़्यादा 10 से कम तो बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड। फिर देखो ओलिगोसेक्राइड 2 और 10 के बीच, पॉलीसेक्राइड 10 से ऐसे करके लिख सकता है एग्जाम में। देखो मोनोसेक्राइड में क्या कहता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आता। डाइसेक्राइड में दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज, डाइसेक्राइड। फिर ओलिगोसेक्राइड बताओ, देखो 4 कार्बन का होगा ट्रायोज, 5 कार्बन का होता पेंटोज, पेंटोज जो डीएनए में होता, पेंटोज शुगर जो डीएनए में होगा और जो आरएनए में होगा। 6 कार्बन का होगा तो हेक्सोज होगा ना। हाँ पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आएगा ना। ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो जैसे मोनोसेक्राइड में देखो इधर सुनो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, समझ रहे हो। ग्लूकोज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए फ्रुक्टोज बन जाता है। कोई बात नहीं, सुनो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर, फ्रुक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर, बोलते हैं कि नहीं। ये सिंपल फॉर्म में शुगर है, जैसे लेंगे तैसे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो या नहीं। हाँ अब डाइसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से क्या बनेगा, 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। जैसे अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ गया तो क्या बना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बना, माल्टोज बनेगा ना। फिर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनेगा, सुक्रोज। फिर बताओ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनेगा, लैक्टोज बोलते हैं ना। इसको लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, जो मिल्क में होता। बात को कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी की लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए लैक्टेज नाम का एंजाइम होता है, जिसमें लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं होगा उसमें लैक्टोज डाइजेस्ट हो पाएगा। जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो मिल्क डाइजेस्ट हो पाएगा। हाँ तो जो इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट होता उसमें कभी भी लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा। जब लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा तो उसमें कभी भी मिल्क का भी डाइजेशन नहीं होगा। बात को बढ़ा कर लिख सकते हैं या नहीं रे। इसमें बात कैसे बढ़ा सकते हैं, इधर देखो, इसमें इधर देख ना रे, इसमें कैसे बात को बढ़ा सकते हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता, फ्रुक्टोज आता, गैलेक्टोज आता। ग्लूकोज 6 कार्बन का शुगर होता, चलो कोई बात नहीं। ब्लड शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं। फास्टिंग 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ना। खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियर लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता। अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो दिक्कत वाला कंडीशन है। ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट अगर बढ़ गया तो डायबिटीज मिलेटस का कंडीशन हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया जिसको डायबिटीज मिलेटस कहता है। डायबिटीज मिलेटस भी 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट गया तो बोलता है हाइपोग्लाइसेमिया। 70 से नीचे घटेगा तो ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन जब भी होगा पेशेंट में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब भी घटेगा तो कैसा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम।
ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटेगा तो कैसा सिस्टम एक्टिवेट होगा, इमरजेंसी वाला कि नॉर्मल वाला? इमरजेंसी वाला सिस्टम को सिंपैथेटिक को बोलेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक ना। इसलिए जब भी ब्लड में ग्लूकोज घटेगा, हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन आएगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिस वजह से जिस भी पेशेंट का हाइपोग्लाइसेमिया होगा ना, ब्लड ग्लूकोज 70 से गिर कर 60-50 आ जाएगा ना, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, रिस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाएगा, बॉडी में स्वेटिंग पसीना पसीना होने लग जाएगा। तो ये सब सिम्टम क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण दिखा रहा है, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन दिखा रहा है ना। तो इतना बात बढ़ा कर ग्लूकोज के बारे में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट में जैसे ब्लड ग्लूकोज हमेशा बढ़ा रहा था, हाइपरग्लाइसेमिया होता है ना, तो डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा इंसुलिन लग जाने से हाइपोग्लाइसेमिया का भी तो रिस्क होता है ना। इसलिए डायबिटीज पेशेंट में सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया भी देखने को मिलता है या नहीं? पढ़ सकते हैं। तुमको हम बताए थे डायबिटिक पेशेंट जो भी होगा उसमें कभी भी हम बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं देते। बीटा ब्लॉकर जिसका लास्ट में टिमोलोल, इस्मोलोल, प्रोप्रानोल ये सब हो, उस डायबिटिक पेशेंट को हम कभी भी नहीं देते। रीज़न ये है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर का दवाई दिए तो वो क्या करेगा, हाइपोग्लाइसेमिया का जो सिम्टम्स होता है ना उसको हाइड कर देगा, उसको छुपा देगा। पेशेंट में अगर हाइपोग्लाइसेमिया आएगा, अगर पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, पेशेंट में हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, पेशेंट में जीभ नहीं सूखेगा, पेशेंट में रिस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ेगा, पेशेंट में पसीना नहीं आएगा, तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया हुआ? सिम्टम्स को ही छुपा दिया, कौन? बीटा ब्लॉकर। सिम्टम्स आएगा ही नहीं, और पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में है और सिम्टम्स आएगा ही नहीं, पेशेंट का तो डेथ का रीजन बन जाएगा ना। ऐसे जब भी पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया होता है, सिम्टम्स आता है, सिम्टम्स को देख करके हम तुरंत हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट कर देते। पेशेंट कॉन्शियस है तो चीनी घोल के पिला देते, अनकॉन्शियस है तो तुरंत डेक्सट्रोज डाल देते, डेक्सट्रोज IV सलाइन के रूप में डाल देते, बच जाता है ना। तो बात को बढ़ा सकते हैं ना। फ्रूट शुगर को क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। सुनो, फ्रूट शुगर को क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। आम का जूस, बनाना का जूस, एप्पल का जूस, कोई भी जूस में जो मोनोसेक्राइड होता है कौन सा? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जैसे हम खाएंगे, फ्रुक्टोज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के रूप में कहाँ आ जाएगा? ब्लड में। कहाँ आ जाएगा? ब्लड में। बात समझ रहे हो ना? अल्टीमेट कन्वर्ट किसको होना है? फ्रुक्टोज को भी किसमें? ग्लूकोज में। अब जो तुम सलाइन के रूप में मोनोसेक्राइड देते हो ना, सलाइन के रूप में D5, D10 मोनोसेक्राइड देते हो ना, उसमें कौन सा फॉर्म होता है मोनोसेक्राइड का? उसमें भी तो मोनोसेक्राइड होगा ना, सिंपल फॉर्म होगा ना। सिंपल फॉर्म कौन सा? डेक्सट्रोज होता। कौन सा होता? डेक्सट्रोज होता। तो ये भी जैसे ब्लड में जाएगा ना डेक्सट्रोज, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में। ये सिंपल फॉर्म का उदाहरण देख लिए, ये डाइसेक्राइड का उदाहरण देख लिया, ये पॉलीसेक्राइड में देखो बहुत सारा मोनोसेक्राइड के मिलने से, 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड के मिलने से क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। इसका एग्जांपल में देखो, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं नहीं? अगर तुम इसको बढ़ाना चाहो, इधर सुनो, अगर तुम इस बात को बढ़ाना चाहो तो क्या क्या बढ़ा के लिख सकते हो? ग्लाइकोजेन के बारे में, ह्यूमन का बॉडी में स्टोर कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजेन होता है, जो स्केलेटल मसल्स और लीवर में ये ग्लाइकोजेन स्टोर होता है। जब इंसान फास्टिंग का कंडीशन में होता है तब ये ग्लाइकोजेन टूटता है, ग्लाइकोजेन टूट करके ग्लूकोज बनेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, ग्लाइकोजेन को टूटने को क्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं ना। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का काम ग्लूकागोन नाम का हार्मोन करेगा। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब भी होगा तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होगा? एक लीवर में और एक स्केलेटल मसल्स में। लिख सकते हैं या नहीं? भूखे कंडीशन में, जब हम भूखे रहते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में क्या टूटता है? ग्लाइकोजेन टूटेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज से हम एक्टिविटी कर पाएंगे। तो इतना बात लिख सकते हैं ना। ग्लाइकोजेन कैसे टूटता है, कैसे सिंथेसिस होता है, कौन सा हार्मोन तोड़ता है तो ग्लूकागोन, कौन सा हार्मोन सिंथेसिस करेगा तो इंसुलिन, सब बात पढ़ा के रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, हमको तो कुछ नहीं आता, लेकिन तुम पढ़े हुए सब कुछ हो, हमको तो बायोकेमिस्ट्री नहीं आता। सुनो, सेल्यूलोज, प्लांट
प्लांट सेल है, प्लांट सेल का सेल वाल जो है आउटर कवरिंग किससे मिलकर बनता है? सेलुलोज से मिलकर बनता है। कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना बात हम दिमाग लगा सकते हैं, बिना डेप्थ में जाए हुए हम एक्सप्लेन किया है, मोटा मोटी बात एक्सप्लेन किया। इस सब बात को हम 3 पेज में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना भाई। सब चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे ग्लैक्टोज हो, चाहे डेक्सट्रोज हो, उसको कन्वर्ट हो लास्टली किस में होना है? ग्लूकोज में। ब्लड शुगर के रूप में किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज लिखते लिखते डायबिटिक मिलेटस में घुस जाओ, कोई बात नहीं, कॉपी भरना है ना। नॉलेज रहेगा तब ना तुम कुछ कर पाओगे। डायबिटिक मिलेटस लिखते लिखते टाइप 1 टाइप 2 लिख लो, फिर देखो साला ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख लिए, फिर घुस लो फ्रुक्टोज में। समझ लिख सकते हैं ना? देखो तो कुल मिला कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा देखें। अब फैट और प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर समझ लो, ताकि एग्जाम में लिखेंगे तो इंप्रेशन छूटेगा। देखो जैसे हम सिर्फ और ई लिख दिए, कहीं केमिस्ट्री कंपाउंड अच्छा से नहीं लिखे, कार्बन हाइड्रोजन बाउंड कहीं दिखाए नहीं, ये इंप्रेशन छोड़ेगा? उतना नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम लिखने के दौरान बाउंड दो कंपाउंड के बीच में बाउंड एलिमेंट एटम का स्ट्रक्चर दिखा दे, बाउंड को दिखा दे, अरेंजमेंट को दिखा दे, तो कितना इंप्रेशन छोड़ेगा? छोड़ेगा कि नहीं? बच्चा को केमिस्ट्री आता है, बच्चा को केमिस्ट्री आता है, तो हम इसको यूनिट में देखेंगे, इसका सिंपल फॉर्म का केमिकल रूप देखेंगे, और कैसे कैसे जुड़ करके फैट बनेगा, कैसे कैसे जुड़ करके प्रोटीन बनेगा, देखेंगे या नहीं? देखेंगे ना। इधर देखो, इधर सुनो, थोड़ा हमारा प्रोटीन के बारे में देखो, केमिकल कंपोजिशन थोड़ा देखने की कोशिश करो, ताकि तुम एग्जाम में लिखने में तुमको क्या हो, आसानी हो। देखो प्रोटीन जानते हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए मोस्टली जिम्मेदार कौन होता है? प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है पर हमारा बॉडी में प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर, बाल केरोटिन प्रोटीन से बना हुआ, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजेन, सब क्लोटिंग फैक्टर सब किससे मिलकर बना हुआ? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। प्रोटीन हमारा बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है या नहीं? तो लेकिन हम जानते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। किससे मिलकर बनेगा? एमिनो एसिड जुड़ेगा ना। 2 एमिनो एसिड आपस में कौन सा बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। हाँ, 2 एमिनो एसिड ज्वाइंट विथ कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। 2 एमिनो एसिड आपस में कौन सा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड कैसा चेन है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड के मिलने का चेन है। इट इज पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। अब देखो सब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, फिर 2 एमिनो एसिड कैसे जुड़ता है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, फिर देखेंगे 2 एमिनो एसिड कैसे आपस में जुड़ता है, फिर देखेंगे तीसरा एमिनो एसिड आपस में कैसे जुड़ता है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे जुड़ता है। इस प्रकार क्या बनेगा? प्रोटीन। अब देखो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, देखो कार्बन होगा, कार्बन का कार्ड और वैलेंसी होगा 4, एक वैलेंसी से COOH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, एक से हाइड्रोजन आयन, एक से एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप, और एक से R ग्रुप कार्बन का चेन हो सकता है। ये एमिनो एसिड का क्या हो गया? स्ट्रक्चर। अब ये R ग्रुप CH2 भी हो सकता, CH4 भी हो सकता, CH2OH भी हो सकता, बहुत बड़ा कार्बन का रिंग भी हो सकता। तो ये R ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि एमिनो एसिड का नाम कौन सा है, ग्लाइसिन है कि आर्जिनिन है कि लाइसिन है कि ग्लूटामिक एसिड है, कौन सा है, ये किस ग्रुप पर डिपेंड करेगा? R ग्रुप। बात समझ रहे हो ना? जैसे कौन सा जात का है किस पर डिपेंड करता? टाइटल पर ना। गलत बोले? कोई यादव, हाँ, कोई मंडल, कोई रॉय, कोई झा, कोई गुप्ता, दिखा रहा हो किस कास्ट से बिलोंग कर रहा।
किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। सिंपल, आर ग्रुप डिपेंड करेगा किस पर, आर ग्रुप पर ही डिपेंड करेगा एमिनो एसिड का नाम। बात समझ गए। अब देखो दो एमिनो एसिड आपस में कैसे जुड़ता, दिखाई क्या? हाँ, पहले देख के रखे हुए हैं, इधर सुनो, सी ऊपर में H, इधर क्या होगा NH2 ग्रुप, नीचे में R, ये एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड फिर देखेंगे। अब ये R के स्थान पर तुम एक बात जान चुके हो कि R पर डिपेंड करता है एमिनो एसिड का नाम। डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड तुमको अगर दिखाना है तो कभी R के स्थान पर CH3 दे दो, कभी CH2OH दे दो, कभी बहुत बड़ा सा बेंजीन रिंग बना दो। बात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दिखने अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो फिर दूसरा एमिनो एसिड देखो, NH2 होगा ना, तो हम थोड़ा इसको खोल देंगे, NH2 को खोल देंगे, बॉन्ड के थ्रू खोल देंगे, खोल दिए, NH2 हो गया ना। अब देखो यहाँ से OH और यहाँ से H आपस में ज्वाइंट होके क्या बन गया, क्या बन गया H2O, H2O बन के बाहर चले गया, बाहर चले गया। आपस में बॉन्ड कौन सा बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। देखो तो हम यहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड हुआ है, लेकिन हम एरो करके लिखते हैं ताकि स्पेस इंगेज हो। एग्जाम में यही जरूरी होगा ना। देखो C इधर NH2 ऊपर में H नीचे में R, फिर यहाँ CO है ना, CO के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा NH, फिर H नीचे में COOH नीचे में R। तो इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड। उसी प्रकार यहाँ अगर दूसरा तीसरा एमिनो एसिड डाल देंगे तो फिर यहाँ भी क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। दो पेप्टाइड बॉन्ड के मिलने से डाइपेप्टाइड चेन, उसी प्रकार और सारा पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर ही क्या बनता है, प्रोटीन। बात समझ रहे हो। कल तुम याद करके आना एक चीज, जानते हो क्या, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। एमिनो एसिड दो प्रकार का होगा, एक को बोलेंगे इसेंशियल, इसेंशियल एमिनो एसिड, एक को बोलेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल देखो, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड वो होता है जो हमारा बॉडी में पहले से बॉडी ही बनता है, बॉडी में ही बनता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसलिए उसको बाहर से लेने की जरूरत। लेकिन कुछ एमिनो एसिड जो बॉडी में नहीं बनता उसको बाहर से लेने की जरूरत है। जब बाहर से लेंगे तो ऐसा एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड। तुम समझ रहे हो ना, तुमको एसेंशियल का एमिनो एसिड का नाम याद करना, डस्ट होता। अब तुमको क्या होता तुमको याद करना है, समझ रहे हो। कल हम पूछेंगे, कुल मिलाकर तुमको प्रोटीन के बारे में देख लिया ना, मिला जुला कर प्रोटीन के बारे में देखे ना। अब किसके बारे में देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, फैट के बारे में। इसको उतारो। CPR पढ़ना था, पढ़ लिए। इधर सुनो, मास्टर माइंड नहीं रे भाई, मास्टर माइंड एक सिंपल माइंड होता है, हमेशा याद रखना। मास्टर माइंड एक सिंपल माइंड होता है। व्हेन मास्टर माइंड कंबाइंड विद क्रिमिनल माइंड देन दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, मास्टर माइंड अगर क्रिमिनल माइंड के साथ मिल गया या मास्टर माइंड में क्रिमिनल माइंड आ गया तो कितना डेंजरस हो सकता है वो। इधर सुनो, इधर सुनो, प्रोटीन के बारे में देख लेना। देखो फैट के बारे में देखो, फैट और दूसरे नाम में क्या बोलते हैं हम, लिपिड बोलता है। इसको कैसे बढ़ा कर लिख सकते हैं, देखो याद करना, तुमको बहुत कुछ आता है। इसको कैसे बढ़ा कर लिख सकते हैं, हमारा बॉडी में लिपिड का अमाउंट, लिपिड जो होता है किस किस फॉर्म में होता है, कौन कौन सा फॉर्म में होता है बताओ। कोलेस्ट्रॉल का रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में, फिर LDL के रूप में, फिर HDL के रूप में। पढ़े है ना। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है,
लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, परे है। टोटल ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल ट्राइग्लिसराइड होता है, समझ रहे हो ना। फिर एलडीएल 100 से कम, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं एलडीएल को, ये हार्ट डिजीज कराने के लिए जिम्मेदार होगा, ये ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज कराने के लिए जिम्मेदार होगा। कौन? एलडीएल। अब एलडीएल से तुमको घुस जाना है किसमें? एलडीएल कैन काउच हार्ट डिजीज, एलडीएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, इट कैन लीड्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में जाना, थोड़ा लिख देना, थोड़ा हार्ट अटैक के बारे में लिख देना, कॉपी तो भरेगा ना, समझ रहे हो। अब सुनो, फिर देखो एचडीएल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा कौन होगा? एचडीएल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये ज़्यादा अमाउंट में अगर होगा तो बॉडी में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज का समस्या नहीं होगा। लिख सकते हैं या नहीं रे? अब देखो लिपिड या फैट जो बना होता है किससे मिलकर बनेगा? ग्लिसरॉल से मिलकर बनेगा। और किससे मिलकर बनेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर कौन बनेगा? लिपिड बनेगा ना। अब देखो ग्लिसरॉल को केमिस्ट्री में बोलते हैं ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब देखो किसका स्ट्रक्चर बना दिया हम? ग्लिसरॉल का। काटो कार्बन देखो 1 2 और 3, हाइड्रोक्सी इसलिए बोले अल्कोहल काटो 3 ठो OH, इसलिए क्या बोल दिया? ट्राइहाइड्रोक्सी। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया वह या नहीं? ग्लिसरॉल के साथ अब फैटी एसिड का स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट का होगा। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन का, लॉन्ग चेन कार्बन का होगा। लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा ना। ये क्या बन गया? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? फैटी एसिड। तो फैट किससे मिलकर बनेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर हो गया और फैटी एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। ये ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड आपस में जब जुड़ेगा तो किसका निर्माण कर देगा? फैट का। न्यूट्रिशन पढ़ रहे, बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी थोड़ा हम लिख सकते हैं ना। देखो आप ये तुम जो चेन लिखा कार्बन का चेन को तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो कि नहीं? एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 ठो। काटो 4। देखो यहाँ देखो मॉडिफाई करते, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ क्या कार्बन ना होगा? यहाँ भी कार्बन। जितना भी बेंडिंग एरिया होगा, मुड़ा हुआ होगा चेन में, वो जगह किसका होगा? कार्बन का छिपा हुआ होता। फिर देखो यहाँ भी कार्बन, फिर यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सब कार्बन को हम लिख दिए। लिखे कि नहीं? लिखे या नहीं? अब सब कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है हम उसको लिखते हैं। देखो ई कार्बन से एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ ना, और कितना, जब आर्म खाली है 3, काटो हाइड्रोजन जुड़ेगा 2 ठो। देखो ई कार्बन से 1 ठो आर्म ये, 1 ठो आर्म ये, 2 आर्म है। काटो आर्म और खाली है 2 ठो, काटो हाइड्रोजन जुड़ेगा ई कार्बन से। काटो हाइड्रोजन, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2। इस प्रकार देखो लॉन्ग चेन कार्बन का साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ कर क्या बन गया? फैटी एसिड। जब ये फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? फैट। अब हम थोड़ा ये ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड कैसे जुड़ता है, कैसे कौन कौन बॉन्ड बनता थोड़ा देख लेंगे, ताकि एग्जाम में लिखने में हमको क्या हो? आसानी हो। एक्स्ट्रा से हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत? इसको लिखो, मुंह देख रहा है। इधर सुनो, इधर सुनो। फैट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में कैसे जुड़ता है देखेंगे। देखो इधर सुनो, पहले ग्लिसरॉल को बनाएंगे,
OH OH OH। क्या यहाँ तक दिक्कत रे भाई? इतना बनाने आता है ना? आता है ना रसीदा? देखो ग्लिसरॉल, इसे क्या अटैच कर देंगे हम? फैटी एसिड। फैटी एसिड लॉन्ग चेन का होता है ना? देख किसका? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन का ना। देख देखो देख, कार्बन भी दिखा देते ताकि अच्छा लगे, हाइड्रोजन भी दिखा देते ताकि अच्छा लगे। यहां भी तो कार्बन होगा ना, CH3 तो होगा, लेकिन खोल देंगे, इसलिए खोलेंगे क्योंकि बॉन्ड को दिखाना। 2 तो ही हुआ ना, कट होता है 3 को ना, नहीं देंगे ऊपर में। लो समझ रहे हो ना? अब देखो यहां से अल्कोहल, यहां से हाइड्रोजन आपस में जुड़ेगा, क्या निकल जाएगा? H2O क्या हो गया? रिमूव हो गया। H2O रिमूव हो गया। H2O रिमूव हो गया तो आप यहां जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोल देंगे? ईस्टर बॉन्ड। तो देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बना, तो इसको क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब एक मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल होगा पर, और एक तो क्या होगा? एक तो फैटी एसिड का चेन है ना, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, तो हम क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड बोल सकते हैं या नहीं? अब देखो इधर मोनोग्लिसराइड, दूसरा यहां पर ग्लिसरॉल जुड़ जाएगा, क्या होगा? डाइग्लिसराइड। क्या तो एस्टर बॉन्ड होगा उसमें? 2 एस्टर बॉन्ड। तीसरा जुड़ जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को ही एग्जैक्ट रूप में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड को ही हम एग्जैक्ट रूप में क्या बोलेंगे? फैट। जब ग्लिसरॉल से 3 तो फैटी एसिड जुड़ जाएगा वो कंप्लीट फैट होगा। समझ रहे हो ना? अब फैट का जब डाइजेशन होगा, पहले एक फैटी एसिड टूटेगा, डाइग्लिसराइड बना, फिर दूसरा टूटेगा, मोनोग्लिसराइड होगा, फिर यहां एस्टर बॉन्ड टूटेगा, ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग, फिर एब्जॉर्ब होगा। बात समझ रहे हो? देखो तो ये मोनोग्लिसराइड का हम फिगर बनाए, एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड, काटो एस्टर बॉन्ड, काटो एस्टर बॉन्ड, एक केटोन एस्टर बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड, लिख लिए। अब ये मोनोग्लिसराइड हुआ। डाइग्लिसराइड अगर हमको बनाना होगा तो क्या करेंगे? फिर से जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना। देखो हम बना ही देते हैं, बनाएंगे तो स्पेस खाएगा ना। सब्जेक्टिव एग्जाम है तो लिखने का तो करना पड़ेगा ना। फिर CH2 तब 10 पेज लिख के आना। देख फिर यहां क्या जोड़ेंगे बता? जो बॉन्ड बनेगा यहां पर कौन सा बॉन्ड? फिर यहां क्या जोड़ेंगे? जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड? अगर ऐसे हम छोड़ देंगे तो डाइग्लिसराइड का डाइग्लिसराइड, इस बड़ा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? डाइग्लिसराइड। जब डाइग्लिसराइड बोले क्या तो ग्लिसरॉल होगा? ग्लिसरॉल एक केटो है, फैटी एसिड का हो गया 1 ग्लिसरॉल प्लस काटो फैटी एसिड 2 को फैटी एसिड प्लस 2 फैटी एसिड प्लस स्टर बॉन्ड काटो, एक तो यहां एक तो काटो स्टर बॉन्ड 2 स्टर बॉन्ड। होगा कि नहीं? होगा या नहीं? अब ट्राइग्लिसराइड को तुम लिख सकते हो, ट्राइग्लिसराइड में क्या जोड़ देंगे? तीसरा फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड का भी फिगर बना लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड को ही रियल में कंप्लीट फैट बोलते हैं, समझ रहे हो ना?
इधर सुनो, फिर ग्लिसरॉल बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड? एक ईस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? दूसरा ईस्टर बॉन्ड। फिर देख, कौन सा ईस्टर बॉन्ड? तीसरा ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे पूरे स्ट्रक्चर को? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बन गया, बनाया नहीं रे भाई? ट्राइग्लिसराइड में कैटो ग्लिसरॉल होगा, बताओ। ग्लिसरॉल कैटो है, एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड कैटो, 3 ठो फैटी एसिड। ईस्टर बॉन्ड कैटो, 1, 2 और 3। ट्राइग्लिसराइड को ही हम रियल में क्या बोलते हैं? कंप्लीट फैट। इसी को हम दूसरे नाम में क्या बोलेंगे? कंप्लीट फैट। सुन रहे हैं बात कि नहीं? एक्स्ट्रा डेप्थ में नहीं पढ़े हैं, कुछ पढ़े है क्या? फैट सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देख लिया, फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बन का चेन और COH ग्रुप लगा होता। दोनों जुड़ेगा तो बॉन्ड, दोनों जुड़ेगा तो बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। बात खत्म। जब ट्राइग्लिसराइड होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे कंप्लीट फैट बोलेंगे। अब देखो एक बात बताए, इतना लिखा, इसको लिखो पहले एक बार। आज के क्लास में ना बच्चा को बहुत हेल्प करेगा, लेकिन नहीं करेगा। इधर सुनो, यहाँ से तुम और एक नया बात याद रख सकते हो बिना दिमाग लगाए हुए। एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, पहले से पढ़े हुए हैं। जिस भी फैट में, जिस भी फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड फैट होगा। जिस भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड फैट होगा। देखो तो कैसा फैट हम इसको बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड कंप्लीट फैट है ना, कैसा फैट हम इसको बोलेंगे? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, क्योंकि भैया एक कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन दूसरा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर हम ये सिंगल बॉन्ड का समय और एक तो बॉन्ड दे देंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के मिलने से अनसैचुरेटेड फैट का निर्माण हो जाएगा। या हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, कैसा फैट हो गया? अनसैचुरेटेड फैट हो गया। तो ऐसे करके टाइप्स ऑफ फैट में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड फैट डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। एक सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल इधर लिख देंगे, अनसैचुरेटेड फैट का फिर एग्जांपल में इधर डबल बॉन्ड बना के लिख देंगे। सैचुरेटेड फैट ऐसा ऑयली कंपोनेंट जिसको सिंथेसाइज करके प्राप्त किया जाएगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। जैसे तेल, फॉर्चून का तेल, सैचुरेटेड मतलब जितना भी हानिकारक तेल होगा, फॉर्चून का तेल, डालडा का तेल, समझ रहे हो? फॉर्चून का तेल, डालडा का तेल, रिफाइन, सब क्या होगा? सैचुरेटेड फैट। ये खाने से क्या होगा? बॉडी में LDL का अमाउंट बढ़ेगा कि HDL का? LDL का अमाउंट बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ेगा और बॉडी में हार्ट डिजीज पैदा करेगा सैचुरेटेड फैट के होने की वजह से। लेकिन समझ रहे हो ना? और अनसैचुरेटेड फैट ऐसा फैट जो वनस्पति प्रोडक्ट से प्राप्त हो, ऐसा फैट जो वेजिटेटिव प्रोडक्ट से प्राप्त हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैट। एग्जाम्पल में सरसों का तेल,
जो बोल रहे सुनो, सुनो मेरा बात। अनसैचुरेटेड फैट के बारे में बोल रहे हैं, जो वनस्पति प्रोडक्ट से प्राप्त करेंगे उसको अनसैचुरेटेड फैट। सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैस्मिन का तेल, सब क्या हो गया? अनसैचुरेटेड फैट। क्या दिमाग में स्ट्रेस डालना पड़ा? जो प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है अनसैचुरेटेड फैट, सिवाय कोकोनट ऑयल को छोड़ करके। कोकोनट ऑयल प्लांट सोर्स से ही प्राप्त हुआ ना, वनस्पति सोर्स ही हुआ ना, लेकिन कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फैट में आता है। किस में आता है? सैचुरेटेड फैट में आता है। कौन सा ऑयल? कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नहीं समझा मेरा बात? तो ऐसे करके सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस भी तो लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं कि नहीं? एग्जाम में बचेंगे कि नहीं? क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा ज़्यादा? इधर देखो, अब तुम नींद लग रहा है, पूरे लंच तक पढ़ो, हम बुक ले। इधर सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड। कोई बुक में ऐसा नहीं लिखा रहेगा, जैसा हम अभी तुमको क्राइटेरिया बता रहे हैं ना, कोई बुक में नहीं रहेगा, क्योंकि हम सिंपल वे में समझा रहे हैं, तुमको याद भी रह जाए और लिख भी लो। देखो, अगर फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक में क्या बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है? एक में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो कैसा फैट? कैसा फैट? सैचुरेटेड फैट। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कैसा फैट? अनसैचुरेटेड फैट। होगा कि नहीं होगा? अनसैचुरेटेड फैट कैसा बॉन्ड प्रेजेंट? डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड फैट जितना भी वेजिटेटिव ऑयल होगा, कौन सा फैट होगा? हाँ, तो ऑल वेजिटेटिव ऑयल एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अनसैचुरेटेड फैट नहीं होता। कैसा फैट होता है? सैचुरेटेड फैट। तो गौर करना, कोकोनट ऑयल को तुम ठंडा में छोड़ दो, जम जाएगा। जम जाने का प्रॉपर्टी समझ जाओ, समझ जाओ क्या है वो? सैचुरेटेड फैट है। मतलब वो क्या कराएगा? वो उसी प्रकार ब्लड वेसल्स में जाकर जम जाएगा और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके रख देगा। रिफाइन, डालडा सब देखना ठंडा में सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे गर्म में देगा तुरंत तेल के रूप में बन जाता है। बात समझ रहे हो ना? जिस प्रकार वो यहाँ जम जाएगा ना, सैचुरेटेड फैट, डालडा, रिफाइन, कोकोनट ऑयल, उसी प्रकार ब्लड वेसल्स में जाकर उसी प्रकार जम जाएगा। लो करा देगा ना वहाँ पे ब्लॉकेज। सैचुरेटेड फैट ऑल वेजिटेटिव ऑयल एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल। ऑल वेजिटेटिव ऑयल में एग्जांपल में लिखो, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल। वाह, सब क्या हो गया? अनसैचुरेटेड फैट होगा। देखो अनसैचुरेटेड फैट, इधर सुनो न रे, ये एचडीएल होगा, नेचर का होगा कि एलडीएल? हाँ, इसको कैसा फैट बोलेंगे? गुड फैट बोलेंगे ना। कैसा फैट बोलेंगे? गुड फैट। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? एचडीएल होता, बोलेंगे ना। लेकिन ये देखो सैचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सैचुरेटेड फैट एक्सेप्ट वेजिटेटिव ऑयल सोर्स, वेजिटेटिव सोर्स और सिंथेसिस। देखो सैचुरेटेड फैट जो क्या होगा? सिंथेसिस करके क्या हो गया? सिंथेसिस करके फॉर्म होगा, केमिकल रिएक्शन करके फॉर्म कराया जाएगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। एग्जांपल में लिख लो, घरेलू में डालडा, रिफाइन, घी, फिर और फॉर्चून, फिर कोकोनट ऑयल। ये सब क्या हो गया?
सैचुरेटेड फैट, होगा कि नहीं होगा? इसको बैड फैट बोलेंगे, गुड फैट बताओ? इसको हम क्या बोलेंगे? बैड फैट बोलेंगे। ये बैड फैट है मतलब कैसा नेचर का है? ये क्या काउज करवाएगा? हार्ट डिजीज काउज करवाएगा। देखो ये गुड फैट है, एचडीएल नेचर का होगा, या फिर हार्ट डिजीज से बचाएगा कि हार्ट डिजीज को काउज करवाएगा? हाँ, हार्ट डिजीज को बचाएगा। प्रिवेंट हार्ट डिजीज। क्या लिख पाओगे? कल अगर हम लिखने बोलेंगे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के बारे में लिख लोगे? हाँ, न्यूट्रिशन पढ़ने के साथ साथ उसी के साथ में हमको बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी जान लेना है ताकि नुकसान नहीं हो। सुन रहे हो ना? और एक बात याद रखना, न्यूट्रिशन में एक बात और भी पढ़ लेना, बॉडी मास इंडेक्स निकालने आता है ना? कि भूल गया? हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं।